28 जून 1971 दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया का मौसम हल्का ठंडा था। आसमान में हल्के बादल थे और उस समय की सड़कों पर अपार्थीड शासन का दबदबा था। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें नस्लभेद को कानूनी दर्जा मिला हुआ था। ऐसे माहौल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया इलोन रीब मस्क। माँ माय मस्क कनाडा में जन्मी एक जानी मानी मॉडल और डाइटिशियन थी। सुनहरे बाल, नीली आंखें और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ चलने वाली जैसे कि वो हर जगह की रानी हो। पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, नाविक और एक ऐसे इंसान जिनका दिमाग तेज था लेकिन स्वभाव में जटिलता और सख्ती थी। घर एक ऊंचे सामाजिक दर्जे वाले इलाके में था लेकिन अंदर का माहौल कभी स्थिर नहीं रहा। एलन बचपन से ही अलग थे। वो अक्सर अपना वक्त अकेले बिताते। किताबें उनके सबसे अच्छे मित्र थीं। बोलते कम थे, सोचते ज़्यादा थे। वो साइंस फिक्शन की किताबों में खो जाते, जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द हिटचकर गाइड टू द गैलेक्सी और आर्थर सी क्लार्क के उपन्यास उनके दिमाग में नई दुनिया के नक्शे बना देते हैं। उनका मानना था अगर ये सब इंसान की कम कल्पना में हो सकता है तो असल में भी बनाया जा सकता है। एरल मस्क बेहद सख्त थे। वो छोटी सी गलती पर भी डांट देते थे। कभी कभी उनके शब्द इतने कटु होते कि बच्चों के दिल में गहरे निशान छोड़ जाते। वॉल्टर आइजैक्सन लिखते हैं कि एलन ने बाद में अपने पिता को बहुत स्मार्ट लेकिन बेहद जहरीला इंसान कहा। उनकी यादों में पिता का चेहरा अक्सर गुस्से में होता था। प्रिटोरिया के स्कूलों में माहौल आसान नहीं था। अपार्थीड के दौर में हिंसा और बदमाशी आम थी, खासकर लड़कों के बीच। एलन को बार बार तंग किया जाता। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतना पीटा कि उनका चेहरा सूज गया और नाक से खून आने लगा। कई हफ्तों तक वे अस्पताल में पड़े रहे। ये सब उनके भीतर एक तरह की मैं हार नहीं मानूंगा वाली जिद पैदा करता गया। 1970 के दशक में घर में एक दिन एलन ने एक पुराना कमोडोर बिग 20 कंप्यूटर देखा। स्क्रीन काली थी, हरे अक्षरों की रोशनी में चलने वाले कोड के साथ। वो घंटों उसकी मैनुअल पढ़ते, पन्ना दर पन्ना, जैसे कोई रोमांचक उपन्यास हो। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी और एक छोटा सा वीडियो गेम बनाया। नाम था ब्लास्टर। ये एक साधारण स्पेस शूटिंग गेम था लेकिन उन्होंने इसे एक पत्रिका को बेच दिया और $500 कमाए, यानी पहली कमाई टेक्नोलॉजी से। माय मस्क ने एलन को सिखाया कि किसी पर निर्भर मत रहो। जब एलन 9 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद एलन ने कुछ साल पिता के साथ बिताए लेकिन उस अनुभव ने उन्हें भावनात्मक रूप से और भी कठोर बना दिया। माए ने खुद 3 बच्चों को पाला, मॉडलिंग के काम से, और कई बार एक साथ 2-2 जॉब कर गए। एलन ने सीखा कि अगर आप अपने दम पर नहीं खड़े हुए तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। एलन बचपन से जानते थे कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका छोड़ना है। अपार्थीड का राजनीतिक माहौल, सीमित अवसर और अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वो खुद को अमेरिका में देखते थे। वो कहते थे अमेरिका वो जगह है जहां बड़े सपने पूरे होते हैं। उनकी नज़र में अमेरिका संभावनाओं का केंद्र था लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने योजना बनाई,
पहले कनाडा जाओ क्योंकि माँ वहीं की नागरिक थी, वहां से अमेरिका का रास्ता बनाओ। वॉल्टर आइजैक्सन बताते हैं कि बचपन के ये साल, अकेलापन, पिता का सख्त व्यवहार, स्कूल की बदमाशी और साइंस फिक्शन की किताबें, सबने मिलकर एलन को एक अलग तरह का इंसान बना दिया। एक ऐसा इंसान जो दर्द और असुविधा से डरता नहीं, अपनी दुनिया खुद बनाने के लिए तैयार है, बड़े जोखिम उठाने से हिचकिचाता नहीं है। जब एलन सिर्फ 17 साल के थे, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से निकलने की तैयारी की। उनके मन में एक बात साफ थी, अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है तो यहाँ से निकलना ही होगा। अपार्थाइड का माहौल, अनिश्चित भविष्य और पिता के साथ बिगड़े रिश्ते, सबने मिलकर उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने माँ से पासपोर्ट और दस्तावेज जुटाने में मदद ली। माँ खुद कनाडा की नागरिक थी, इसलिए एलन को वहां जाने का रास्ता साफ खुल गया। पर सच यह है कि उनके पास बहुत कम पैसे थे और कनाडा पहुंचकर कोई बड़ा सहारा भी नहीं था। 1989 में एलन कनाडा पहुंचे। यहाँ मौसम दक्षिण अफ्रीका से बिल्कुल उल्टा था। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी सड़कें और लोगों का अलग अंदाज। एलन पहले के कुछ दिन अपने कजिन्स के पास रहे, लेकिन वहां नौकरी पाना मुश्किल था। उन्होंने खेतों में अनाज की बोरियां ढोने का काम किया और कभी कभी लकड़ी काटने का भी। कई बार वो सस्ते हॉस्टल में रहते, जहां एक कमरे में कई लोग ठुसे होते थे। वॉल्टर आइजैक्सन लिखते हैं कि उस समय एलन के पास खाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे और कई बार उन्होंने सिर्फ हॉट डॉग और संतरे खाकर दिन बिताए। एक समय तो उन्होंने एक बॉयलर क्लीनिंग कंपनी में काम किया। ये कनाडा की सबसे कठिन नौकरियों में से एक मानी जाती थी। बड़े बड़े बॉयलरों में घुसकर अंदर जमी गंदगी और कीचड़ निकालना, 30-40 डिग्री गर्मी में दम घोट देने वाली भाप। एलन ने सोचा, अगर मैं ये झेल सकता हूँ तो जिंदगी की किसी भी कठिनाइयों को झेल सकता हूँ। 1990 में एलन ने क्वींस यूनिवर्सिटी, किंगस्टन, ओंटारियो में एडमिशन लिया। यहाँ उनकी मुलाकात जस्टिन विल्सन से हुई, जो बाद में उनकी पहली पत्नी बनी। जस्टिन एक महत्वाकांक्षी लेखिका थी और एलन को उनका आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता पसंद आई। क्वींस यूनिवर्सिटी में एलन बहुत एक्टिव थे। वो प्रोफेसरों से सवाल पूछते, बहस करते और बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों में गहरी रुचि रखते थे। उन्हें पता था कि यह बस एक पड़ाव है, उनका लक्ष्य अमेरिका था। 1992 में एलन को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूपेन में स्कॉलरशिप मिली। यह उनके लिए सपना सच होने जैसा था। उन्होंने कनाडा छोड़कर अमेरिका की ओर रुख किया, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यूपेन में एलन ने 2 विषय चुने। पहला फिजिक्स, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड के मूलभूत नियम समझने थे। दूसरा इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्हें पता था कि बिजनेस स्किल्स भी ज़रूरी हैं। उनके रूममेट्स बताते हैं कि एलन का दिन कुछ ऐसा होता, सुबह क्लासेस, दोपहर में लाइब्रेरी या लैब, रात को पार्ट टाइम जॉब या छोटा बिजनेस और देर रात साइंस फिक्शन किताबें या कंप्यूटर पर काम। एलन और उनके एक दोस्त ने एक पुराना घर किराए पर लिया और उसे पार्टी हाउस में बदल दिया। हर वीकेंड वे बड़ी पार्टियां आयोजित करते और एंट्री टिकट बेचकर पैसे कमाते। एलन खुद पार्टी में ज़्यादा नहीं नाचते गाते थे, लेकिन किनारे खड़े रहकर सब कुछ ऑर्गेनाइज करते और केस काउंट करते। यूपेन में पढ़ाई के दौरान एलन के दिमाग में
तीन बड़े मुद्दों ने जगह बनानी शुरू कर दी। पहला, इंटरनेट, दुनिया को जोड़ने की क्षमता। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा, भविष्य के लिए ज़रूरी। तीसरा, अंतरिक्ष यात्रा, इंसान को मल्टी प्लेनेटरी बनाने का सपना। वो कहते थे, अगर मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं तो ये तीनों क्षेत्र में होगा। 1995 में एलन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिला। विषय था अप्लाइड फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने यह प्रोग्राम छोड़ दिया। कारण था, उन्हें महसूस हुआ कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो चुका है और अगर वो अभी इसमें नहीं कूदे तो मौका चला जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एलन का पीएचडी प्रोग्राम मुश्किल से 48 घंटे चला। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क को फ़ोन किया और कहा, यहाँ रहकर मैं आने वाले इंटरनेट बूम को मिस कर दूंगा। हमें अभी कुछ शुरू करना होगा। किम्बल, जो उस समय बिजनेस में हाथ आजमा रहे थे, तुरंत तैयार हो गए। दोनों भाइयों ने फैसला किया, इंटरनेट से जुड़ा बिजनेस शुरू करेंगे। एलन और किम्बल ने पेलो ऑल्टो में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। सच कहें तो यह ऑफिस ज़्यादा और सोने का कमरा कम था। दिन में वर्क स्पेस, रात में वहीं सोना, शॉवर के लिए पास में बाय एमसीए जाना। एलन के पास लगभग कुछ $100 थे। किम्बल के पास भी ज़्यादा नहीं थे। उनके पहले निवेशक बने ग्रेग गौरी, जो परिवार के दोस्त थे और थोड़े पैसे लगाकर मदद कर रहे थे। उस समय अखबारों के पास इंटरनेट का कोई बड़ा प्लान नहीं था। एलन ने सोचा, क्यों ना अखबारों के लिए एक ऑनलाइन सिटी गाइड बनाया जाए जिसमें लोकल बिजनेस लिस्टिंग, इंटरेक्टिव मैप्स, एड्रेस के डायरेक्शन। एलन का कहना था कि इंटरनेट सिर्फ टेक क्रिक्स के लिए नहीं रहेगा, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुल मिल जाएगा। एलन ने जिप2 का सारा कोड खुद लिखा, सुबह से रात तक, और फिर रात से सुबह तक यही उनका रूटीन था। किम्बल बताते हैं कि एलन कभी कभी 24 से 36 घंटे लगातार काम करते और फिर 6 घंटे सोते, फिर वापस वही चक्र। शुरुआत में कोई अखबार जिप2 के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था। कई मीटिंग्स में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिरकार एक छोटा लोकल न्यूज़पेपर उनका पहला क्लाइंट बना। इसके बाद धीरे धीरे और भी पेपर जुड़ने लगे। 1996 में वेंचर कैपिटल फर्म मोहर डेब्रिडो वेंचर्स ने जिप2 में लगभग $3 मिलियन का निवेश किया, लेकिन इसके साथ एक शर्त आई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और सीईओ की नियुक्ति। एलन को सीटीओ बना दिया गया। यह उनके लिए कड़वा अनुभव था, क्योंकि वो कंपनियों के फैसले में पहले जितनी ताकत नहीं रख पा रहे थे। लेकिन उन्होंने समझौता किया, क्योंकि उन्हें पता था कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है। निवेश के बाद जिप2 ने न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसे बड़े अखबारों के साथ पार्टनरशिप की। अब वे देश भर में सिटी गाइड और ऑनलाइन डायरेक्शन देने लगे। सीईओ और बोर्ड अक्सर एलन के आइडियाज़ को खारिज कर देते थे। एलन चाहते थे कि जिप2 सीधे इंटरनेट यूज़र्स को सेवाएं दे, लेकिन बोर्ड का मानना था कि उन्हें सिर्फ अब अखबारों को बेचना चाहिए। यह एलन के लिए एक शुरुआती सबक था, अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो विजन भी खो सकता है। फरवरी 1999 में कैम्पेक ने जिप2 को लगभग $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन का हिस्सा लगभग $22 मिलियन था। वो 27 साल के थे और पहली बार
करोड़पति बने। पहली ही डील में उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीदा, एक मेलरन F1 सुपर कार और बाकी पैसे अपने स्टार्टअप में लगाने का प्लान किया। जब एक पत्रकार ने पूछा कि इतनी कम उम्र में इतना पैसा कैसा लगता है, एलन का जवाब था, ये तो बस शुरुआत है, असली काम अभी बाकी है। 1999 में जिप2 बेचकर एलन के पास लगभग $22 मिलियन आ गए थे। 27 साल की उम्र में उनके पास अब पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन एलन की नज़रें अब पैसों पर नहीं थी, बल्कि अगली बड़ी टेक क्रांति पर थी। उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेट का अगला बड़ा मैदान फाइनेंस और बैंकिंग होगा। उस समय बैंकिंग सिस्टम बेहद पुराना था, चेक, लंबी कतारें और धीमी प्रोसेसिंग। एलन सोच रहे थे, अगर लोग ऑनलाइन ईमेल भेज सकते हैं तो पैसा क्यों नहीं भेज सकते। मार्च 1999 में एलन ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा X.com। नाम सुनते ही कई लोग चौंक गए, क्योंकि एक्स उस समय रहस्यमय और थोड़ा विवादित लगता था। एलन को यह नाम इसलिए पसंद था क्योंकि यह एक छोटा नाम था, याद रखने में आसान और इंटरनेट पर एक अजीब लेकिन कूल वाइब देता था। उन्होंने X.com के लिए लगभग $12 मिलियन का निवेश खुद किया। X.com का कॉन्सेप्ट था, बैंक अकाउंट को अब ऑनलाइन किया जा सकता है, तुरंत पेमेंट हो सकती है, ईमेल के जरिए पैसे भेज सकते हैं और निवेश या बीमा जैसी सुविधाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं। उस समय यह आइडिया बेहद क्रांतिकारी था। अधिकतर बैंक टेक्नोलॉजी को खतरे के रूप में देखते थे, लेकिन एलन मानते थे कि इंटरनेट बैंकिंग ही भविष्य है। X.com शुरू करने के कुछ समय बाद एलन ने एक अनोखा अनुभव किया। उन्होंने अपनी नई मैक्लेरन F1 सुपर कार किम्बल के साथ सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर निकाली। मीडिया के लिए यह बड़ी खबर थी। एक 27 वर्षीय उद्यमी की करोड़ों की कार। एक दिन इंटरव्यू के रास्ते में एलन ने किम्बल से कहा, क्या तुमने कभी 0 से 60 मील की स्पीड 3 सेकंड में देखी है? फिर उन्होंने गैस दबाई और कार नियंत्रण से बाहर हो गई। कार हवा में उछली, घूमी और सड़क पर गिरकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चमत्कार यह है कि दोनों बच गए, लेकिन कार लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। एलन ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, अब हम पैदल चलकर मीटिंग में जाएंगे। साल 1999 के आखिर में X.com को एक सीधी चुनौती मिली, कॉन्फिनिटी नामक कंपनी से। कॉन्फिनिटी को पीटर थिल और मैक्स लेप्चिन चला रहे थे। उनका प्रोडक्ट था पेपल, जो ईमेल के जरिए पैसे भेजने देता था। दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल लगभग एक जैसा था और जल्द ही यह सीधा मुकाबला बन गया। 1999 से 2000 में इंटरनेट कंपनियों में पैसा ऐसा बह रहा था जिसे कभी खत्म नहीं होगा। हर कोई निवेश करना चाहता था और कंपनियां रातों रात अरबों अरबों डॉलर के वैल्यूएशन पर पहुंच रही थी। एलन जानते थे कि यह समय तेजी से स्केल करने का है। मुकाबले में पैसा और समय दोनों खर्च हो रहे थे, इसलिए सन 2000 में X.com और कन्फिनिटी ने मर्जर करने का फैसला किया। नई कंपनी का नाम रखा गया X.com, लेकिन धीरे धीरे पेपल ब्रांड ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा। मर्जर के बाद भी एलन CEO थे, लेकिन अंदरूनी राजनीति बढ़ गई। पेपल के पुराने लोग एलन की मैनेजमेंट स्टाइल से खुश नहीं थे। एलन बहुत विजन ड्रिवन थे, लेकिन अक्सर
ऑपरेशन डिसेंट पर ध्यान नहीं देते थे और उनकी बड़ी बड़ी योजनाएं टीम को डराती थी। सन 2000 में जब एलन छुट्टियों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, बोर्ड ने उन्हें सीईओ पद से हटा दिया और पीटर थील को सीईओ बना दिया। यह एलन के लिए दूसरी बार था जब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई पर कंपनी पर कंट्रोल खो दिया। थील के नेतृत्व में पेपल ने ईबे यूजर्स पर फोकस किया और तेजी से बढ़ा। लाखों लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसे अपनाने लगे। पेपल इतनी लोकप्रिय हो गई कि ईबे ने इसे खरीदने का फैसला किया। जुलाई 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलन के पास कंपनी के लगभग 11% शेयर थे, जिससे उन्हें करीब $180 मिलियन मिले। पेपल की सफलता और सीईओ पद से हटने के अनुभव ने एलन को एक बात सिखाई। अगर आपको अपना विजन पूरा करना है तो आपको कंपनी पर कंट्रोल बनाए रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। 2001 में पेपल के काम के दौरान भी एलन का दिमाग एक दूसरी दुनिया में था, सचमुच दूसरी दुनिया में। उन्होंने बचपन से ही साइंस फिक्शन और स्पेस में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन अब अरबों का सपना देखने के लिए उनके पास पैसा और अनुभव दोनों थे। उन्होंने सोचा, अगर मानव जाति को बचाना है तो हमें एक बैकअप प्लान चाहिए, और बैकअप प्लान था मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना। एलन का शुरुआती प्लान था मार्स ओआसिस, मंगल पर एक छोटा ग्रीन हाउस भेजना जिसमें पौधे उगाए जाएं, दुनिया को दिखाना कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन संभव है। लोगों में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जुनून जगाना। लेकिन इसकी समस्या थी रॉकेट्स की कीमत। नासा या बड़ी कंपनियों के रॉकेट बेहद महंगे थे। एलन ने सोचा, अगर रॉकेट्स सस्ते नहीं हो सकते तो मैं इन्हें खुद बनाऊंगा। सन 2001 से 2002 के बीच एलन ने रूस की यात्रा की। वह वहां पुराने आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने गए, जिन्हें वे मंगल मिशन के लिए मॉडिफाइड करना चाहते थे। रूसी डीलर्स को उनका आइडिया हास्यास्पद लगा। एक मीटिंग में एक रूसी इंजीनियर ने एलन से कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। यह एलन को गहराई तक चोट पहुंचा गया। वापस लौटते वक्त मॉस्को से लंदन की फ्लाइट में उन्होंने लैपटॉप निकाला और एक स्प्रेडशीट्स में रॉकेट बनाने की पूरी लागत का हिसाब लगाया। नतीजा था, वे खुद रॉकेट बनाकर मौजूदा कीमत से 80 से 90% सस्ता कर सकते थे। एलन ने मई 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन की स्थापना की। संक्षेप में देखा जाए तो स्पेसएक्स की। उनका मिशन था सस्ते और रीयूजेबल रॉकेट बनाना, इंसान को मंगल तक पहुंचाना। उन्होंने शुरुआत में $100 मिलियन अपने पैसे से लगाए, पेपल से मिली कमाई का एक बड़ा हिस्सा। स्पेसएक्स का पहला प्रोजेक्ट था फॉल्कन 1, नाम रखा गया स्टार्स बार्स के मिलेनियम फॉल्कन और नासा के सैटर्न वी से प्रेरित होकर। फॉल्कन 1 के लिए उन्हें एक जगह चाहिए थी जहां से लॉन्च हो सके। उन्होंने मार्शल आइलैंड चुने, एक बेहद दूर, गर्म और मच्छरों से भरा इलाका जहां हर सामान समुद्र पार कर लाना पड़ता था। टीम में ज्यादातर लोग युवा और अनुभवहीन थे। रॉकेट बनाना
सॉफ्टवेयर कोडिंग से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर गलती विस्फोट का कारण बन सकती थी। मटेरियल, इंजन, डिज़ाइन सब कुछ खुद बनाना पड़ रहा था। एलन का माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ भी पूरी ताकत से दिखा। वे रात 2-3 बजे तक इंजीनियरिंग डिटेल्स पर बहस करते थे और लॉन्च साइट पर हर नट बोल्ट खुद चेक करते थे। 13 मार्च 2006 को फॉल्कन 1 का पहला लॉन्च हुआ। रॉकेट ने उड़ान भरते ही इंजन फेल कर दिया और समुद्र में गिर गया। पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। देखा, यही होता है जब इंटरनेट वाला बंदा रॉकेट बनाने निकलता है। स्पेसएक्स ने डिज़ाइन सुधार कर 2007 में दूसरा लॉन्च किया। रॉकेट कुछ मिनट तक उड़ा, लेकिन स्टेज सेपरेशन में समस्या आ गई और वह गिर गया। 2008 में तीसरे प्रयास में भी फॉल्कन 1 फेल हो गया। इस बार टीम लगभग टूट चुकी थी। एलन के पास पैसे खत्म होने लगे थे। टेस्ला भी उसी समय संकट में थी। उन्होंने कहा, मेरे पास बस एक और रॉकेट के पैसे बचे हैं। अगर अगली बार फेल हुआ तो सब खत्म। चौथे लॉन्च के लिए टीम ने दिन रात काम किया। 28 सितंबर 2008 को फॉल्कन 1 ने उड़ान भरी और इस बार वह कक्षा में पहुंच गया। यह पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल रॉकेट था जो ऑर्बिट में पहुंचा। फाल्कन 1 की सफलता के कुछ ही दिनों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचा सके। यह डील स्पेसएक्स को दिवालिया होने से बचा गई। 2003 टेस्ला का जन्म। टेस्ला मोटर की शुरुआत मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी। उनका सपना था एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना। एलन 2004 में इन्वेस्टर के तौर पर जुड़े और शुरुआती $6.5 मिलियन लगाए। धीरे धीरे उन्होंने टेस्ला के फैसलों में बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी और यह उनके लिए एक और ऑब्सेशन बन गया। टेस्ला का पहला मॉडल था रोडस्टर, लोटस एलिस पर आधारित, लेकिन पेट्रोल इंजन की जगह बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक मोटर। लेकिन इसकी समस्या थी, कार की लागत अनुमान से दोगुनी हो रही थी, प्रोडक्ट में देरी हो रही थी, बैटरी पैक ओवरहीटिंग और खराबी हो रहा था। पब्लिक और मीडिया के सवाल भी थे, क्या यह कार कभी आएंगी? एलन ने हर छोटी डिटेल में दखल देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कार के दस्तावेजों की आवाज़ कैसी होनी चाहिए और उस पर भी चर्चा करते थे। मार्टिन और एलन के बीच तनाव बढ़ने लगा। मार्टिन उन्हें ओवर कंट्रोलिंग कहते थे। एलन कहते थे कि मार्टिन खर्च और टाइमलाइन मैनेज करने में कमज़ोर हैं। 2007 में बोर्ड मीटिंग में मार्टिन को सीईओ पद से हटा दिया गया। एलन ने अंतरिम सीईओ की भूमिका संभाली। यह टेस्ला की कहानी में बड़ा पावर शिफ्ट था। 2008 की शुरुआत में टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को भारी कैश क्रंच था। टेस्ला को रोडस्टर प्रोडक्शन के लिए और पैसे चाहिए थे। स्पेसएक्स के 3 लॉन्च फेल हो चुके थे, चौथा अभी बाकी था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था डूब रही थी। एलन ने कहा, मैं दोनों कंपनियों को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा।
2008 की शुरुआत में टेस्ला ने पहले कुछ रोडस्टर ग्राहकों को कारें डिलीवर की, लेकिन शुरुआती कारों में कई समस्याएं निकली। गियर बॉक्स फेल होना, बैटरी चार्जिंग इशू, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। मीडिया ने इसे रिच लोगों का खिलौना कहकर चढ़ाया। अक्टूबर 2008 में गैस खत्म होने की कगार पर एलन ने टेस्ला में छंटनी का ऐलान किया। कंपनी के लगभग 25% कर्मचारियों को निकालना पड़ा। इंजीनियरों को प्रोडक्शन लाइन में से खुद कारें असेंबल करनी पड़ी। 28 सितंबर 2008 को स्पेस एक्स ने चौथा फॉल्कन विंग लॉन्च किया और यह सफल रहा, लेकिन टेस्ला अभी भी संकट में थी। अक्टूबर नवंबर 2008 में एलन ने टेस्ला के लिए $40 मिलियन का इमरजेंसी फंड जुटाने की कोशिश की। निवेशक डर चुके थे। एलन ने अपनी ज्यादातर व्यक्तिगत संपत्ति गिरवे रखी, यहाँ तक कि अपनी शादीशुदा जिंदगी भी टूटने की कगार पर थी। 2008 में जस्टिन मस्क से उनका तलाक हो गया। 24 सितंबर की सुबह एलन को दो बड़ी खबरें मिली। नासा ने स्पेस एक्स को आईएसएस कार्गो मिशन के लिए $1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टेस्ला के निवेशकों ने आखिरकार $40 मिलियन का फंड राउंड मंजूर कर दिया। उस दिन एलन ने कहा, मैंने नर्क का सबसे गहरा गड्ढा देखा और बाहर निकल गया। स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों बच गए, लेकिन एलन पूरी तरह थक चुके थे। उनकी पब्लिक इमेज अब पागल सपने देखने वाले से बदलकर जिद्दी व हार न मानने वाले इनोवेटर की हो गई थी। 2008 के अंत में मिली फंडिंग और नासा का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सांस लेने की जगह था। हकीकत यह थी कि टेस्ला के पास अब भी कोई प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं था। स्पेसएक्स का अगला मिशन नासा का था। असफलता का मतलब होता कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एलन की निजी जिंदगी बिखर रही थी। जस्टिन से तलाक के बाद टेलुला राइली के साथ रिश्ता शुरू हुआ। रोडस्टर एक सीमित उत्पादन वाली महंगी स्पोर्ट्स कार थी। अगर टेस्ला को मुख्य धारा में आना था तो एक प्रैक्टिकल लग्जरी सेडान बनानी थी जो दिखने में खूबसूरत हो, लेकिन पेट्रोल की जगह पूरी तरह बिजली पर चले। एलन ने डिजाइन टीम को कहा, हम सिर्फ कार नहीं बनाएंगे, हम दुनिया की सबसे अच्छी कार बनाएंगे, चाहे वह पेट्रोल की हो या इलेक्ट्रिक की हो। मॉडल एस के डिजाइन में एलन हर चीज पर नजर रखते। दरवाजों का हैंडल जो फ्लश हो और तभी बाहर आए जब मालिक पास आए। टच स्क्रीन कंट्रोल, कार के लगभग सारे बटन हटाकर 17 इंच का टच स्क्रीन लगा दिया गया। फ्रंट ट्रंक, क्योंकि इंजन नहीं था, आगे भी स्पेस स्टोरेज थी। इंजीनियर्स कहते एलन परफेक्शन के लिए पागल है। एलन कहते अगर हम 5% भी बेहतर हो सकते हैं तो क्यों ना होया जाए। नासा कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्पेसएक्स को फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल बनाना था। यह कैप्सूल आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो ले जाने
और वापस लाने के लिए डिजाइन हो रहा था। नासा को शक था कि एक प्राइवेट कंपनी यह कर सकती है। एलन की सोच थी, अगर हम आईएसएस तक जा सकते हैं तो एक दिन हम मंगल तक भी जाएंगे। 2010 में टेस्ला ने कैलिफोर्निया के एक इवेंट में मॉडल एस का प्रोटोटाइप दिखाया। मीडिया और कार प्रेमियों को कार बेहद पसंद आई। टेस्ला का शेयर बाजार में लिस्ट होना, आईपीओ भी इसी साल हुआ। पहली बार किसी अमेरिकी ऑटोमेकर ने 1956 फोर्ड के बाद आईपीओ लाया था। आईपीओ से मिले पैसों ने टेस्ला को मॉडल एस डेवलपमेंट के लिए ईंधन दिया। 4 जून 2010 को फॉल्कन 9 का पहला लॉन्च सफल रहा। यह स्पेसएक्स के लिए एक मोरल बूस्ट था। नासा का भरोसा थोड़ा और बढ़ा। मॉडल एस प्रोडक्शन टाइमलाइन खिंचने लगी। बैटरी पैक के में डिजाइन में बदलाव करना पड़ा। स्पेसएक्स को ड्रैगन कैप्सूल की टेस्टिंग में समस्याएं आने लगी, लेकिन एलन ने हार मानने से इनकार कर दिया। टेस्ला में वे दिन रात फैक्ट्री में घूमते, स्पेसएक्स में रॉकेट के इंजन के डिजाइन पर बैठकों में हिस्सा लेते। जून 2012 में टेस्ला ने पहली मॉडल एस कारें ग्राहकों को दी। मीडिया ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार कहा। कार एंड ड्राइवर जैसी मैगजीन ने इसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। मॉडल एस ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें बोरिंग और स्लो नहीं होंगी। मई 2012 में स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस में डॉक हुआ और सफलतापूर्वक कार्गो लेकर वापस आया। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने यह किया। नासा के एक इंजीनियर ने कहा, हमने सोचा था यह नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। अब एलन सिर्फ एक टेक्नो उद्यमी नहीं थे, बल्कि दो उद्यमों में बदलाव लाने वाले गेम चेंजर बन चुके थे। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों अब भविष्य की दिशा तय करने लगे थे। 2012 में सफलता के बाद एलन के सामने दो चुनौतियां थीं। पहली, टेस्ला को सिर्फ लग्जरी कार कंपनी से आगे बढ़ाना ताकि इलेक्ट्रिक कारें मुख्य धारा में आए। दूसरी, स्पेस एक्स को रॉकेट रीयूजेबल बनाना ताकि अंतरिक्ष यात्रा सस्ती हो सके। लोग कहते थे, रॉकेट लैंड कराकर फिर से इस्तेमाल करना साइंस फिक्शन है। एलन का जवाब था, अगर हम इसे नहीं करेंगे तो स्पेस में जाने का खर्चा कभी कम नहीं होगा और इंसान मंगल पर नहीं जा पाएगा। 2013 में टेस्ला इंजीनियरों ने एक सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो कैमरों, सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से कार को खुद चलाने दें। एलन ने साफ कहा, हम आधे अधूरे ऑटो पायलट पर नहीं रुकेंगे। यह ऐसा होना चाहिए कि कार हाईवे पर खुद चले, ओवरटेक करे और खुद पार्क भी करे। इंजीनियरों ने चेताया, यह बहुत जटिल है, रेगुलेशन भी मुश्किल होंगे। एलन ने कहा,
अगर मुश्किल है तो हमें करना ही चाहिए। एलन ने तय किया कि फाल्कन 9 का पहला स्टेज, जो सबसे महंगा हिस्सा है, धरती पर वापस आकर खड़ा लैंड करेगा। पहला टेस्ट 2013 में हुआ। एक बार रॉकेट समुद्र में गिरा, दूसरी बार लैंडिंग से पहले फट गया, तीसरी टीम हताश हुई, लेकिन एलन का रिएक्शन था कमाल। अब हम जानते हैं कि क्या नहीं करना है। टेस्ला को लाखों कारें बनाने के लिए बैटरी की जरूरत थी, लेकिन दुनिया में इतनी बैटरी बनती ही नहीं थी। एलन ने नेवादा में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री बनाने का प्लान रखा, गीगा फैक्ट्री। यह नाम सुनकर लोग हंसते थे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने पैसे कहाँ से आएंगे। एलन ने कहा, हम अपने भविष्य को आउटसोर्स नहीं कर सकते। टेस्ला ने अक्टूबर 2015 में मॉडल एस के लिए ऑटो पायलट जारी रखा। ग्राहक हैरान थे। कार खुद लेन बदलती, स्पीड एडजस्ट करती, यहाँ तक कि ट्रैफिक में खुद चलती। हालांकि एलन ने चेताया, यह पूरी तरह सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, लेकिन हम वहीं जा रहे हैं। दिसंबर 2015 में कई असफलताओं के बाद फाल्कन 9 का पहला स्टेज फ्लोरिडा में सीधा खड़ा उतर गया। लाइव टेलीकास्ट में इंजीनियर खुशी से उछल पड़े। एलन ने ट्वीट किया, द फाल्कन हैज लैंडेड। टेस्ला ने मार्च 2016 में मॉडल 3 लॉन्च किया। $35,000 की सस्ती इलेक्ट्रिक कार जो आम लोगों की पहुंच में हो। आरंभिक बुकिंग 4 लाख से ऊपर चली गई। यह ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे बड़ी प्री ऑर्डर सफलता थी। अप्रैल 2006 में स्पेस एक्स ने रॉकेट को समुद्र में मौजूद ड्रोन शिप पर लैंड कराया। यह स्पेस फ्लाइट के इतिहास का नया अध्याय था। इतने सालों में एक बात साफ हुई, एलन के लिए मुश्किल एक संकेत था कि उसे करना जरूरी है। चाहे वह बैटरी फैक्ट्री हो, खुद चलने वाली कार हो, या हवा में लौटता रॉकेट हो, उसके लिए यह सब मानवता की अगली छलांग थी। मॉडल 3 के प्री ऑर्डर ने दुनिया हिला दी, लेकिन अब असली चुनौती थी उन्हें समय पर बनाकर डिलीवर करना। एलन ने सन 2017 की शुरुआत में कहा, हम मॉडल 3 को ऐसे बनाएंगे जैसे एक प्रिंटिंग मशीन पेपर निकालती है। लेकिन फैक्ट्री हकीकत में इससे उल्टी थी। रोबोट बार बार फेल हो रहे थे, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही थीं और प्रोडक्शन लाइन रुक रुक कर चल रही थी। एलन ने एक मीटिंग में गुस्से में कहा, हमने बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन कर दिया है। कभी कभी इंसान मशीन से बेहतर होते हैं। 2017 के अंत तक हालात इतने खराब हो गए कि टेस्ला सिर्फ कुछ सौ मॉडल 3 ही बना पा रही थी, जबकि वादा हजारों का था। कंपनी का पैसा तेजी से खत्म हो रहा था। एलन ने रात दिन फैक्ट्री में डेरा डाल लिया। कभी वह सीधे असेंबली लाइन पर जाकर बोल्ट कसते,
कभी रोबोट के कोड खुद ठीक करते। एक इंजीनियर ने बाद में कहा, वह सीईओ कम और फैक्ट्री फोरमैन ज़्यादा लगते थे। इसी दौरान स्पेस एक्स अपने सबसे बड़े रॉकेट फॉल्कन हैवी पर काम कर रही थी। यह 3 फॉल्कन 9 को जोड़कर बना था दुनिया का सबसे सबसे शक्तिशाली रॉकेट। कई लोग मानते थे कि यह उड़ान भरते ही फट जाएगा। एलन ने कहा कि अगर लॉन्च पैड से दूर जाकर धमाका हो तो मैं इसे सफलता समझूंगा। 6 फरवरी 2008 को फॉल्कन हैवी ने उड़ान भरी और सबकी हैरानी के बीच 2 बूस्टर एक साथ वापस उतर आए। यह दृश्य इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग उसे स्पेस टेक्नोलॉजी का अपोलो मोमेंट कहने लगे। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, एलन ने टेस्ट पेलोड के तौर पर अपनी लाल टेस्ला रास्टर को स्पेस में भेज दिया, जिसमें एक डमी ड्राइवर था। नाम था स्टारमैन। वह अब भी सूरज की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला की हालत खतरनाक थी। 2018 के बीच में कंपनी दिवालियापन के कगार पर थी। एलन ने कहा, मॉडल 3 के प्रोडक्शन हेल के दौरान मैं दिनों में 22 घंटे काम करता था। मैंने फैक्ट्री में ही सोना शुरू कर दिया। एक समय तो वह इतने थक गए कि एक इंटरव्यू में लाइव में रो पड़े। अगस्त 2018 में एलन ने ट्वीट किया, आई एम कंसिडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420 फंडिंग सिक्योर्ड। इससे स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया। एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जांच शुरू की। आखिरकार एलन को चेयरमैन पद छोड़ना पड़ा, लेकिन जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन सीईओ बने रहे। 2019 में टेस्ला ने आखिरकार मॉडल 3 का प्रोडक्शन स्थिर कर दिया। कंपनी मुनाफे में आई और एलन ने राहत की सांस ली। स्पेस एक्स ने भी क्रू ड्रैगन का पहला सफल मानव रहित मिशन किया, जो आगे चलकर नासा के एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगा। एलन ने न्यूरालिंक के शुरुआती प्रोटोटाइप का खुलासा किया, एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो इंसान के दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ सके। उन्होंने कहा, भविष्य में एआई इतना शक्तिशाली होगा कि हमें उससे मेल खाने के लिए सीधा अपने दिमाग को अपग्रेड करना होगा। 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया। टेस्ला की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। कैलिफोर्निया में लॉकडाउन के दौरान एलन सरकार से भिड़ गए। उन्होंने ट्वीट किया, फ्री अमेरिका नाउ, और धमकी दी कि वह टेस्ला का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया से हटा देंगे। कई आलोचक बोले कि वह गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन एलन का कहना था कि अगर हम फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो कंपनी मर जाएगी। लॉकडाउन खत्म होते ही टेस्ला ने प्रोडक्शन तेज कर दिया। मॉडल 3 और मॉडल बाय की सेल्स बढ़ी और टेस्ला का शेयर दाम आसमान छूने लगे। दिसंबर 2020 में टेस्ला S&P 500 इंडेक्स में शामिल हो गई।
और एलन मस्क की नेटवर्थ अचानक सैकड़ों अरब डॉलर पहुंच गई। मई 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। यह पहली बार था कि किसी निजी कंपनी ने इंसानों को कक्षा में भेजा और सुरक्षित वापस लाया। पूरी दुनिया ने इसे देखा और एलन के लिए एक ऐतिहासिक जीत हुई। 2021 में टेस्ला का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के पास पहुंच गया। इस समय एलन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन वह सोशल मीडिया पर बोले, पैसा मेरे लिए सिर्फ एक संसाधन है ताकि मैं अपने सपनों के प्रोजेक्ट पूरे कर सकूं। स्पेसएक्स ने 2021 में स्टारशिप्स के कई प्रोटोटाइप टेस्ट किए। कई बार धमाके हुए, लेकिन एलन का कहना था, अगर रॉकेट उड़कर वापस नहीं फटता तो यह टेस्ट नहीं, सफलता है। स्टारशिप पूरी तरह से रियूजेबल रॉकेट होगा जो इंसानों और कार्गो को सीधे मंगल तक ले जा सकेगा। यह एलन के मार्स कॉलोनी के सपने पर असली इंजन था। स्पेसएक्स ने हजारों सैटेलाइट लॉन्च कर स्टारलिंक नेटवर्क बनाया जो दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट देता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान स्टारलिंक ने वहां के लोगों को और सेना को कनेक्टेड रखा, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। एलन मस्क ट्विटर पर पहले से ही सक्रिय थे, कभी मजाक, कभी विवाद और कभी गंभीर टेक चर्चाएं। अचानक उन्होंने ट्विटर के बड़े पैमाने पर शेयर खरीदना शुरू कर दिया। अप्रैल 2022 में उन्होंने कहा, मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूं ताकि यह फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बन सके। कंपनी पहले हिचकी, फिर डील हुई, फिर एलन पीछे हटना चाहते थे, लेकिन आखिरकार अक्टूबर 2022 में उन्होंने $44 बिलियन देकर ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर हाथ में आते ही एलन ने बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू किए। आधी कंपनी के कर्मचारियों को निकाल दिया, वेरिफिकेशन ब्लू टिक को पेड कर दिया, कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी बदली। कई लोगों ने कहा कि वह ट्विटर को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एलन का तर्क था, यह प्लेटफॉर्म लंबे समय तक तभी चलेगा जब यह मुनाफे में होगा और लोग को अपनी बात कहने की आज़ादी होगी। एलन ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया। उनका सपना था कि एक्स सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि सब कुछ करने वाला ऐप बने। भुगतान, बैंकिंग, शॉपिंग और चैट, यह सब एक जगह हो। इस दौर में एलन के निजी जीवन पर भी खूब चर्चाएं हुई। उनके रिश्ते, बच्चों के नाम और काम करने की उनकी अति आक्रामक शैली पर मीडिया ने सवाल उठाए। लेकिन एलन का कहना था, अगर आपको मंगल तक पहुंचना है तो आराम से सोने का समय नहीं है। एलन की नज़र अभी भी मंगल पर है। वह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि इंसान एक मल्टी प्लानिटरी प्रजाति बने। अगर हम सिर्फ धरती पर रहे तो यह बहुत बड़ा रिस्क होगा। उनका अगला लक्ष्य है कि 2050 तक मंगल पर 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी हो, टेस्ला पूरी तरह से सस्टेनेबल एनर्जी पर हो और एआई तथा ब्रेन इंटरफेस टेक्नोलॉजी से इंसान अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सके।